तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओन डेटा में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने, वो इनपुट यूनिट का सेकंड पार्ट था, क्योंकि फ्रेंड्स इनपुट यूनिट का जो चैप्टर था कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था। इस वजह से मैंने उसे 2 चैप्टर में कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आज कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है, फिर मैं आपको अपने वर्ड में जिस तरीके से हर बार बताता आ रहा हूँ उस बार भी बताने वाला हूँ। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। फ्रेंड्स, संग्रहण करना यानी इकट्ठा करना, और उसी का इंग्लिश होता है स्टोर। और इसीलिए जिसमें हम इसे स्टोर करते हैं उस डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस कह देते हैं। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानो में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी यानी मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ देखिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो इसमें ये दिया गया है कि ये अभिन्न अंग है। फ्रेंड्स, जहाँ पर अभिन्न अंग की बात आती है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके बिना काम नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, अभिन्न अंग क्या होता है? अभिन्न अंग यानी जिसे हम अलग कर दें तो पूरा का पूरा सिस्टम काम करने के लायक ना बचे। तो फ्रेंड्स, जब हम कुछ काम करेंगे और उसमें सेव हम कर ही नहीं सकते हैं तो फिर कंप्यूटर का यूज़ ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का अभिन्न अंग होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती हैं। हम उन्हें सामान्यतः प्राथमिक या द्वितीयक मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोगों ने बोला था कि हिंदी में पढ़ाना, लेकिन आई थिंक अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मस्ट बेटर रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आप प्राथमिक को प्राथमिक ना पढ़ के प्राइमरी और द्वितीयक को द्वितीयक ना पढ़ के सेकेंडरी मेमोरी पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी अस्थिर यानी वोलेटाइल होती है, तथा स्थिर यानी नॉन वोलेटाइल। दोनों तरीके की मेमोरी प्राथमिक मेमोरी होती हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, यानी स्थिर और अस्थिर। स्थिर फ्रेंड्स यानी जो इनबिल्ड हो, जिसे हम निकाल ना सकें, और अस्थिर जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया, ये नॉन वोलेटाइल होता है। अब बात करते हैं अस्थिर मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी क्या होता है? डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर के बंद होने तक ही रखते हैं। अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद होने या बिजली जाने पर कंप्यूटर के डाटा नष्ट न हो जाए, इसलिए स्थिर मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी हो गई परमानेंट मेमोरी यानी जो स्थिर मेमोरी हो गई, ये फ्रेंड्स अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है लाइट अचानक जाने से तो डेटा आपका करप्ट होने से बचाता है। इसे कहते हैं स्थिर मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कहीं कहीं पर फ्रेंड्स आ जाता है बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूट मूविंग क्या होती है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे और मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे भी खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का आंसर दे करके। इसे मुख्यतः मेमोरी कहा जाता है। द्वितीयक संग्रहण वह है जो हमारे डेटा को लंबे समय तक रखता है, यानी सेकेंडरी जो मेमोरी है उसका काम होता है मेरे डेटा को बहुत ही लंबे समय तक संभाल कर रखने का। द्वितीयक संग्रहण कई रूपों में आते हैं, जैसे फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया या सीडी हो गया। सीडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, कॉम्पैक्ट डिस्क।
अब बात करते हैं बिट और बाइट की। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी पर मैं एक अगला और वीडियो बनाने वाला हूँ बिट और बाइट पर। और उसके बाद में जब आपको अच्छे से बिट और बाइट समझ में आ जाएगा, उसके बाद में जो वीडियो बनेगा वो बनेगा नंबर सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं बिट और बाइट के बारे में। मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। फ्रेंड्स सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये मेरी एक टेबल है, ये एक टेबल है। तो फ्रेंड्स इसमें मेरा डेटा स्टोर होने वाला है। तो जब मेरा डेटा इसमें स्टोर होगा तो फ्रेंड्स ये जो खाने दिए गए हैं इन्हीं में तो स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स ये होते हैं बिट। अगर हम अपने डेली लाइफ से देखते हैं तो एक रोटी का टुकड़ा जो होता है वो बिट होता है। एक बार में हम एक रोटी का टुकड़ा ही खा सकते हैं, पूरी रोटी नहीं खा सकते। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी मेरा जाता है डेटा जो हमने दिया है, वो एक एक करके इसी तरीके के जो खाने रहते हैं टेबल्स के, उनमें जा कर के स्टोर होता है, एक साथ में सब में नहीं जाता है। तो इसे बिट बाइट कहते हैं। और जो इसमें लिखा हुआ है कि मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 और 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है कि किसी को हिंदी समझ आती है, किसी को इंग्लिश समझ आती है, किसी को उर्दू समझ आती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हिंदी वाले को इंग्लिश समझानी है तो मुझे उसे बताना होगा कि इंग्लिश क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का भी सेम यही सिस्टम है। कंप्यूटर हमारा बाइनरी समझता है और हम तो अपनी लैंग्वेज देंगे। हमें अगर हिंदी आती है तो हिंदी में हम इनपुट डालेंगे, इंग्लिश आती है इंग्लिश में इनपुट डालेंगे, या जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में इनपुट देंगे। लेकिन फ्रेंड्स कंप्यूटर का काम क्या है कि जिस लैंग्वेज में मैंने इनपुट दिया है उसे चेंज करके बाइनरी में कर लेता है, क्योंकि वो सिर्फ बाइनरी समझता है। फ्रेंड्स मैंने जो कुछ क्वेश्चंस इससे पहले डाले हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, उसमें मैंने आपको बताया भी है कि जब बिट और बाइट की बात होती है या बाइनरी की बात होती है तो कोड हमेशा 0 1 1 0 0 1 इस टाइप का कुछ लिखा रहता है। और फ्रेंड्स उसके बाद में इस पूरे को ब्रैकेट करने के बाद में उसका जो बेस होता है वो 2 लिख देते हैं। 2 लिखने का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि डेटा 0 या 2 के रूप में परिवर्तित होता है, तो यानी 2 डिजिट यहाँ पर होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर 2 डिजिट ही यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इससे भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा कन्वर्जन बता देता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिएगा 8 बिट में 1 बाइट बनता है और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट बनता है, यानी 1 केबी। और फ्रेंड्स 1024 जब केबी हो जाता है तो 1 एमबी बनता है, और 1024 एमबी में 1 जीबी बनता है, और 1024 जीबी में 1 टीबी बनता है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन 110% आता ही है। चाहे वो आप CCC का एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप CTI का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप किसी भी परीक्षा में अगर शामिल हो रहे हैं और उसमें कंप्यूटर पूछा गया है, तो 99% चांस रहता है इस कन्वर्जन से एक क्वेश्चन 110% आने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा, इस कन्वर्जन को नहीं भूलना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फ्रेंड्स कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी होती हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डेटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली जाने पर मिट जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम, 2 तरीके की। फ्रेंड्स इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें लिखा हुआ डेटा जो रहता है कंप्यूटर बंद होने पर या बिजली जाने पर मिट जाता है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे तब इसका यूज होगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि रैम क्या। यहाँ पे जो हमने बताया है आपको, एक रैम और दूसरा रोम, तो मैं दोस्तों बता देता हूँ रैम और रोम होता क्या है। तो सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका काम क्या होता है ये भी जान लेते हैं। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में संग्रहीत किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, जो रैम में मेरा डेटा रहता है वो हम उसी टाइम पर यूज करते हैं जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि मेरे कंप्यूटर में कोई एक फाइल पड़ी हुई है, उस पर मुझे काम करना है या एडिट करना है या उसमें डेटा कुछ ऐड करना है, तो जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो जो फाइल रहती है वो मेरी प्राइमरी मेमोरी के रैम में अपलोड हो जाती है। मीन्स फ्रेंड्स, किसी पर भी, किसी फाइल पर, किसी ऐप पर, किसी प्रोग्राम पर मुझे अगर काम करना है, काम तभी कर सकते हैं जब वो मेमोरी का जो पार्ट्स होता है रैम वाला, तो रैम में जब अपलोड हो जाएगा तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर या रैम में संग्रहीत डाटा मिट जाता है। यानी फ्रेंड्स, जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं, मेरे स्क्रीन पे काम हो रहा होता है, बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर की किसी फॉल्ट की वजह से कंप्यूटर अगर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो जब हम दोबारा ओपन करेंगे तो स्क्रीन पर मुझे वो डेटा नहीं मिलेगा, मुझे फिर से अपनी फाइल से उठाना पड़ेगा। इसका मीन्स यही है कि कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद, बिजली चले जाने के बाद में रैम में संग्रहीत डाटा मिट जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता, आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 और 226 MB तक होता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि कितना डेटा संग्रहित कर सकता है, उसकी कैपेसिटी के बारे में। अब जानते हैं कि रैम कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, 3 तरीके की रैम होती है। नंबर 1 डायनेमिक, नंबर 2 सिंक्रोनियस और नंबर 3 स्टैटिक। 3 तरीके की रैम होती हैं। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में भी। डायनेमिक रैम क्या होता है। सबसे पहले डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम भी कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स, डी रैम अगर कहीं पर आपसे पूछा जाता है, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप उसे डायनेमिक रैम या फिर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं। रैम में सबसे अधिक डेटा डी रैम में है, सबसे अधिक साधारण डी रैम है। इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी रिफ्रेश का अर्थ है कि यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशित करना होता है या 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है, तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु मिटा देता है। इससे जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ गए होंगे आपकी। यानी जो रैम का काम होता है, उसमें जो डी रैम है यानी डायनेमिक रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी, वो बहुत ही जल्दी से रिफ्रेश होती है, यानी विद्युत आवेशित होती है। रिफ्रेश होने का मतलब हो गया कि विद्युत आवेशित होना, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिफ्रेश होती है और जितनी बार रिफ्रेश होती है उतनी बार उसका डेटा लिखा हुआ मिट जाता है और फिर से पुराना डेटा वापस नहीं आता है और दूसरा लिखना पड़ता है। आगे बात करते हैं सिंक्रोनियस रैम की। सिंक्रोनियस रैम का काम क्या होता है। सिंक्रोनियस रैम डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। इसकी तेज गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, इसलिए ये डी रैम की अपेक्षा डेटा को तेज़ी से स्थानांतरित करता है। यानी फ्रेंड्स, जो हमारा इससे पहले वाला रैम था डायनेमिक, वो वाला बहुत जल्दी रिफ्रेश हो रहा था। अब सिंक्रोनियस आया है, ये कुछ थोड़ा सा टाइम लगा रहा है रिफ्रेश होने में, इस वजह से डेटा ज़्यादा देर तक रोक पा रहा है। अब आगे आता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है और डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज तथा महंगा होता है। यानी फ्रेंड्स, जो पहले आपका तो डी रैम था यानी डायनेमिक रैम, उससे महंगा हो गया आपका सिंक्रोनियस रैम और उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया स्टैटिक रैम, क्योंकि ये बहुत कम रिफ्रेश होता है। अब फ्रेंड्स, रैम का काम खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी की। रीड ओनली मेमोरी जो है वो रोम का फुल फॉर्म है। यह अस्थायी मेमोरी नहीं होती है बल्कि स्थायी मेमोरी होती है, यानी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है।
यानी फ्रेंड्स ये इरेजेबल मेमोरी नहीं होती है, यानी हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है जो पढ़ के आता है वो परमानेंट मेमोरी में या रोम में पढ़ करके आता है, और उसे अगर हम डिलीट कर देंगे तो मेरा सिस्टम नहीं चलेगा ना। इसी वजह से वो ऐसा प्रोग्राम डालते हैं कि जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते और ना ही एडिट कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद में भी रोम में डेटा नष्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। जो उस टाइम की जो टेम्परेरी मेमोरी थी उसमें डेटा मेरा जो भी होता था बिजली जाने के बाद में चला जाता था, लेकिन इसमें जो सेव है वो ऑटोमेटिक सेव ही रहेगा। अतः रोम नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। ये फ्रेंड्स देखिएगा, जिसमें डेटा नहीं जाता है उसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, और जिसमें डेटा चला जाता है उसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब ये भी फ्रेंड्स 3 तरीके की होती हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। फ्रेंड्स इनकी फुल फॉर्म जानते हैं और आगे जानते हैं इनके बारे में। तो पी रोम सबसे पहले आते हैं। पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या ऐसी मेमोरी होती है इसमें एक बार डेटा संग्रहित होने के बाद में इसे मिटाया नहीं जा सकता और ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स जो पी रोम में डेटा है वो एक बार डाल दिया गया तो वो मिटेगा नहीं, यानी डिलीट नहीं होगा और ना ही एडिट होगा। अब आते हैं ई पी रोम, यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में जितनी भी आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये भूलना नहीं है। और इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ जो मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उसमें वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 जो है वो फुल फॉर्म्स पर ही है। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो वीडियो आप जा कर के देख लीजिएगा, और उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स जो इससे पहले जो मेरा रोम था जो कि आपके सामने है पी रोम में डेटा जो भी पड़ा था उसे हम डिलीट नहीं कर सकते थे, और जो ई पी रोम है इसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से मिटा सकते हैं। अब लास्ट वाला आता है ई पी रोम, यानी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या नई तकनीक का ई पी रोम है। इसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युत विधि से मिटाया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स इसमें जो डेटा हम संग्रहित करते हैं उसे इलेक्ट्रिक प्रोसेस से मिटा सकते हैं। अब अगर बात करते हैं सरल शब्दों में सारांश जो मैं हर वीडियो में देता आ रहा हूँ इस बारे में भी, तो सबसे पहला पॉइंट है किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। यानी अगर किसी चीज़ को संभाल के रखना है तो उसे स्टोर बोलेंगे, और स्टोर के लिए कंप्यूटर में स्टोर के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सेम इसी तरीके से कुछ सामान रखना है तो घर में उसके लिए जगह चाहिए, तो उस सामान के लिए वो जगह मेमोरी हो जाती है। दूसरा पॉइंट, मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी यानी मेन, इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है रैम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक्सेस मेमोरी जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। और फिर फ्रेंड्स अगला है रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। यानी फ्रेंड्स जो आपका रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी ये आपकी स्थायी मेमोरी है, और फ्रेंड्स ये जो आपका रैम है ये रैम आपका जो है ये अस्थायी न हो, यह अस्थायी मेमोरी है, और ये जो बात किया है रोम का ये स्थायी मेमोरी है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ में हमारा वीडियो ये ख़त्म होता है। फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, 110% आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।